हेलो स्टूडेंट, तो आज हम फिजिक्स का नया चैप्टर लॉस ऑफ मोशन पढ़ेंगे, यानी कि गति के नियम। इस चैप्टर में पर्टिकुलर हम न्यूटन भाई साहब के लॉ को देखेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और उनमें हम प्यारा प्यारा न्यूमेरिकल सवाल हल करेंगे। तो लॉस ऑफ मोशन में हमें पढ़ना क्या है बेसिकली, पहले ये समझते हैं। इसके पहले हम वन डायमेंशन मोशन में ये पढ़े थे। डायनामिक्स का हमारे पास दो ब्रांच है। डायनामिक्स का हमारे पास कितने ब्रांच है? दो ब्रांच। डायनामिक्स का पहला ब्रांच था हमारे पास काइनेमेटिक्स, और डायनामिक्स का हमारे पास सेकंड ब्रांच था काइनेटिक। अभी तक हम काइनेमेटिक्स में बेसिकली हम पढ़ते क्या थे? काइनेमेटिक्स में हम मोशन के इफेक्ट पढ़ते थे। मोशन के इफेक्ट यानी कि कोई अगर बॉडी चल रही है तो कितने वेलोसिटी से चल रही है, कोई दौड़ रहा है उसका स्पीड कितना है, पंखा चल रही है तो उसका वेलोसिटी कितना है। यानी कि काइनेमेटिक्स में हम बेसिकली मोशन के इफेक्ट के बारे में पढ़ते थे। मोशन के इफेक्ट यानी कि हम वहाँ पर स्पीड के बारे में पढ़ते थे, बॉडी की स्पीड कितनी है, बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है हमारा बॉडी, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और बॉडी का वेलोसिटी में चेंजेस हो रहा है तो एक्सेलरेशन कितनी है। ये तमाम चीज़ों पर हम काइनेमेटिक्स में डिस्कशन करते थे। और ये सारा चीज़ क्या है? इफेक्ट ऑफ मोशन। इफेक्ट ऑफ मोशन काइनेमेटिक्स में हम मोशन के बारे में स्टडी करते थे, लेकिन मोशन के इफेक्ट के बारे में स्टडी करते थे कि बॉडी जा रही तो उस बॉडी का मोशन में स्पीड कितना है, वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी में चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन कितना है, कोई जा रहा है कितना डिस्टेंस कवर करे, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करे। ये सारी चीज़ क्या? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये मोशन के इफेक्ट तो ही है ना। ये सुनो, और कोई बंदा जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे? क्यों मोशन में बोलेंगे? तो मोशन में है बोलेंगे, पूछेंगे भाई तुम्हारा स्पीड कितना है, वेलोसिटी कितना है, तो मोशन के सारी इफेक्ट हैं। तो काइनेमेटिक्स में हम बस इफेक्ट के बारे में स्टडी करते थे, लेकिन काइनेमेटिक्स हमें ये नहीं बताती है कि मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये हो रही है तो किन कारणों से हो रही है, इनके पीछे का कॉज क्या है। काइनेमेटिक्स हमें मोशन का इफेक्ट बताती है, मोशन का कॉज नहीं बताती। वो बंदा भाग रहा है तो उसको भगाने में कौन हेल्प कर रहा है? चौक को मैं फेंका तो चौक स्पीड से गया, तो चौक को फेंकने में कौन हेल्प किया? इसके पीछे का रीज़न क्या है? अरे कोई कार 10 किलोमीटर पर सेकेंड से चल रही है तो किसकी वजह से चल रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, कार के चलने का कॉज क्या है? ये काइनेमेटिक्स हमें नहीं बताती है। तो काइनेमेटिक्स में जितने भी इफेक्ट होते हैं इनके पीछे का रीज़न, ये इफेक्ट हो रहे हैं तो इफेक्ट क्यों हो रहे हैं, कौन करा रहा है ये इफेक्ट, काइनेमेटिक इसका जवाब नहीं देती है। तो इसका जवाब देती है हमें डायनामिक का सेकंड ब्रांच काइनेटिक। काइनेटिक इन सारे इफेक्ट का क्या देती है? रीज़न बताती है। ये सारे चीज़ किन की वजह से हो रही है और किन कारणों से हो रही है। तो इसमें मेन वर्ड आता है हमारे पास फोर्स। क्या आएगा? फोर्स। ये सारे इफेक्ट किन के वजह से हो रहे हैं? फोर्स। किन की वजह से हो रहे हैं? फोर्स। फोर्स एक कॉज है जो मोशन के इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है। जितने भी मोशन के तुम इफेक्ट देख रहे हो, चाहे वेलोसिटी हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सेलरेशन हो, सारे मोशन के इफेक्ट का मेन कॉज क्या है? फोर्स। फोर्स ही जिम्मेदार फैक्टर है जो सारे इफेक्ट को करवाती है। तो पर्टिकुलर लॉस ऑफ मोशन में हम डायनामिक का सेकंड ब्रांच काइनेटिक पढ़ेंगे, यानी कि पूरा फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो फोर्स क्या है? फोर्स एक कॉज होता है। क्या है? फोर्स एक कॉज। तो फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हम बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर बात कर ली, जो पहले भी हम बात किए थे, ठीक है। तो मोशन किन की वजह से होती है? मोशन, जो मोशन होती है ये फोर्स की वजह से होती है। फोर्स क्या है? फोर्स एक कॉज है, एक कारण है जो मोशन के लिए जिम्मेदार है। अब फोर्स क्या है हमारे पास? फोर्स एक कॉज ही है। अब फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं? एक्सटर्नल एजेंट। फोर्स इज अ कॉज एंड एक्सटर्नल एजेंट। फोर्स हमारे पास कॉज होता है और एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल यानी कि किसी भी बॉडी, जैसे ये बॉडी है, इसको मैं फेंका तो क्या लगाया मैं? एक्सटर्नल फोर्स लगाया ना।
एक्सटर्नल यानी बाहरी रूप से मैं इस पर फोर्स लगाया तो बॉडी आगे को मूवमेंट की, तो ये मोशन में आया। तो किस वजह से आया, इसका पीछे का रीजन क्या था, कॉज क्या था? इसके पीछे का कॉज था कि मैंने इस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। तो फोर्स इज अ कॉज, और फोर्स क्या है, एक्सटर्नल एजेंट है। यस नो, हम फोर्स को कभी नहीं देख सकते, हम ना फोर्स के इफेक्ट को देखते हैं। हम किसको देखते हैं, हम कभी भी देखते हैं तो हम फोर्स के इफेक्ट को देखते हैं। ऐसा सपोज घर में दरवाजा लगा है, दरवाजा को तुमने धक्का मार के खोल दिया, तुमने तो फोर्स वहां पर नहीं दिखा, लेकिन जैसे गेट खुला तो सामने वाला बंदा या बंदी समझ जाएगा कि तुमने पर्टिकुलर दरवाजे पर क्या अप्लाई किया होगा, फोर्स अप्लाई किया होगा। तो फोर्स नहीं दिखते हैं, फोर्स का इफेक्ट दिखता है। यस सुनो, और कई बार तो ऐसा होता है कि फोर्स का इफेक्ट भी नहीं दिखता। जैसे बहुत बड़ा मान लेते हैं पहाड़ है, और मैं वहां पर पहाड़ को धक्का देने की कोशिश कर रहा हूं, मैं फोर्स तो अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन फोर्स का इफेक्ट वहां पर दिख रहा है क्या? क्या वो बहुत बड़ा पहाड़ मेरे धक्का देने से हिल जाएगा क्या? तो कई बार फोर्स के इफेक्ट हमें नहीं दिखते हैं, और कई बार फोर्स के इफेक्ट हमें दिखते हैं। अमूमन केसेस में फोर्स का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, आज पर दरवाजा खोलते हैं, ये बॉडी है तो बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, कार को चलाते हैं तो कार चला रहे हैं ना भाई, तो फोर्स तो अप्लाई हो ही रहा है। यस, फोर्स नहीं दिख रहा है लेकिन कार चल रही है तो फोर्स का इफेक्ट दिख रहा है ना, कार में फोर्स लगी है ना, तभी तो कार आगे चल रहा है ना। यस सुनो, तो फोर्स का इफेक्ट हम देखते हैं और फोर्स को हम नहीं देख सकते। और कई बार ऐसा होता है कि फोर्स अप्लाई होता है लेकिन फोर्स का इफेक्ट नहीं दिखता है। क्लियर है बात? चलो देखो, अब फोर्स ना क्या क्या कर सकती है बता रहा हूँ। फोर्स बहुत कुछ कर सकती है यार। अगर कोई बॉडी मोशन में है ना तो फोर्स लगा देंगे तो मोशन से बॉडी रेस्ट में आ जाती है। यस और नो? और अगर कोई भाई साहब आ रहा है मेरी ओर और मैं उस पर सामने फोर्स लगा दूंगा तो रुक जाएगा या रुक जाएगी। तो फोर्स क्या कर रहा है? फोर्स मोशन को रेस्ट में ला सकता है। फोर्स क्या कर सकता है? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है यानी कि कोई बॉडी रुकी हुई है तो उस बॉडी पर यदि हम फोर्स लगा देंगे तो किस में आ सकता है? मोशन में आ सकता है या मोशन में आने का कोशिश कर सकता है। देखो भाई, बहुत बड़ा पहाड़ है, मैं फोर्स लगा रहा हूं, वो पहाड़ रुकी हुई है ना, रुकी हुई है, यस रुकी हुई है। उस पहाड़ पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, धकेला जा रहा हूं, लेकिन वो बॉडी हिल रही है क्या? मैं फोर्स लगा रहा हूं ताकि वो मोशन में आ जाए। तो फोर्स का मतलब यह है कि मोशन में ला सकता है या मोशन में लाने का ट्राई करता है। मैं तो ट्राई कर रहा हूं अपनी तरफ से। अब जरूरी नहीं कि फोर्स लगा रहा हूं तो मोशन में आ ही जाएगा, मैं मोशन में लाने की उसको कोशिश कर रहा हूं। तो फोर्स क्या करता है? किसी बॉडी को मोशन में लाता है या लाने की कोशिश करता है। यस और नो? फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स जो होता है डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। किसी भी बॉडी का डायरेक्शन को क्या कर देगा? फोर्स चेंज कर देगा। यस, हम साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो हम हैंडल को मोड़ते हैं तो हैंडल में फोर्स लगाते हैं और डायरेक्शन को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। बॉटल खोलते हैं ना, बॉटल को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो फोर्स तो लगा रहे हैं ना, तभी तो खुल रहा है क्या? बॉटल में यदि क्लॉकवाइज लगा दूं तो ढक्कन खुलेगा क्या? एंटी क्लॉकवाइज बॉटल के ढक्कन घुमा दो, बॉटल ढक्कन खुल जाता है। यस और नो? तो फोर्स क्या करता है? डायरेक्शन को भी चेंज करता है। हम बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं तो कार को मोड़ के फोर्स लगाते हैं, डायरेक्शन को चेंज करते हैं। तो फोर्स डायरेक्शन को भी चेंज करता है। फोर्स और क्या कर सकता है? फोर्स जो होता है ना, किसी बॉडी का शेप चेंज कर सकता है। किसी बॉडी का क्या कर सकता है? शेप चेंज। स्पंज वाला बॉल ले लो, प्रेस कर दो, पहले वो क्या था? स्फेरिकल फॉर्म में था, जैसे प्रेस किया बॉल सिकुड़ गया, तो बॉल का शेप चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो फोर्स क्या करता है? किसी बॉडी के शेप को भी चेंज कर सकता है। तो फोर्स बहुत कुछ कर सकता है। मोशन को रेस्ट में ला सकता है या लाने का ट्राई कर सकता है। रेस्ट को मोशन में, मोशन को रेस्ट में। फोर्स डायरेक्शन चेंज कर सकता है। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है। ये तो हो गई फोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन। चलो, अब जो हमारे पास फोर्स होता है, फोर्स ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी है फोर्स? फोर्स हमारे पास एक सदिश राशि होती है, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या भैया? अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी बोल देने का मतलब दो चीज में साफ साफ नजर आ रही है कि इसका अपने एक m फॉर मैग्नीट्यूड होगा, इसका अपना d फॉर डायरेक्शन होगा। यस, तो डायरेक्शन तो हम पढ़ ही चुके थे। और मेरे पास एक बॉटल है और बॉटल को मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो बॉटल का ढक्कन खुल जाएगा,
और क्लॉकवाइज घुमा लो कितने भी, बॉटल के ढक्कन नहीं खुलने वाले। फोर्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दोगे तभी वो एक्ट करेगा, यस और नो। तो फोर्स को पर्टिकुलर डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन तो देख लिए, अब अपने ढक्कन को घुमा रहे बॉटल के तो कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो लगा रहे हो ना ढक्कन पर, यस और नो। ऐसा नहीं कि 5-6 इंसान आके गोल गोल घुमा रहे हो, अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो लगा रहे हो और पर्टिकुलर डायरेक्शन में घुमा रहे हो। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन होगा अपना एक मैग्नीट्यूड होगा। अब वेक्टर क्वांटिटी हो गई फोर्स, ये तो बात क्लियर है। जो फोर्स होता है फोर्स, तो क्वांटिटी भाई इसको मेजर भी तो करेंगे। तो फोर्स जो होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट जो होता है हमारे पास न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है न्यूटन होता है और इसका सिंबल होता है कैपिटल एन। न्यूटन साइंटिस्ट नाम है जिन्हें लॉ ऑफ मोशन दिए भाई साहब न्यूटन है ना, उसी के बारे में तो बेसिकली पढ़ना अपन को, ठीक है। चलो, फोर्स का ऐसा यूनिट आप न्यूटन भी लिख सकते हो, चाहे तो आप इसका एक यूनिट और लिख सकते हो। देखो हम ना अभी ये फॉर्मूला डेराव भी करेंगे ना, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स इक्वल टू द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। और मास का जो यूनिट होता है ये क्या होता है हमारे पास, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का 2 यूनिट हो गया। फोर्स का एक ऐसा यूनिट तुम न्यूटन बोल दो, या तो इस फॉर्मूला से तुम यूनिट निकाल के बता सकते हो। देखो भाई हम ना यूनिट 2 तरीके से बता सकते हैं। कई बार ना साइंटिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए साइंटिस्ट के नाम पर ना यूनिट का नाम रख देते हैं। ये तो पहला हो जाता है ऐसा वाली, और दूसरी वाली तुम फार्मूले को देखकर आप यूनिट बता सकते हो। तो फोर्स का एक यूनिट न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन भाई साहब को रिप्रेजेंट करने के लिए दिया गया है क्योंकि उन्हीं ने लॉ के 3 मोशन के 3 लॉ दिए थे। और फोर्स का सेकंड यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस फार्मूले से हम यहाँ पर बना लिए। फोर्स का सीजीएस यूनिट की बात कर दिया जाए, सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम में ना, तो न्यूटन तो इसमें क्या हो जाएगा, डाइन। क्या हो जाएगा, डाइन, भूत वाला डाइन नहीं, ठीक ना, ठीक है। तो फोर्स का एक ऐसा यूनिट न्यूटन हो जाएगा और फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा, यस और नो। अब हम जानते हैं भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये मीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन होता है, यस और नो। इसी प्रकार हमारे पास न्यूटन और डाइन में भी रिलेशन होता है। जब हम क्या पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, यस और नो, तो वहाँ पर हम पढ़े थे, वहाँ पर ना डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़े थे, यस और नो। डायमेंशनल एनालिसिस में हम अलग अलग सीजीएस यूनिट, सीजीएस सिस्टम और ऐसा सिस्टम के यूनिट में रिलेशन बताते थे, याद है डायमेंशनल एनालिसिस में। तो वहाँ पर हम ये सीखे थे कि 1 न्यूटन इक्वल होता है 10⁵ डाइन, यस और नो। ये रिलेशन वहाँ पर सीखे थे। डायमेंशनल एनालिसिस क्या बताती थी, सीजीएस और ऐसा सिस्टम में रिलेशन बताती थी, ठीक है। तो पहले भी हम पढ़ चुके थे। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10⁵ डाइन, ऐसा ही और सीजीएस में ये रिलेशन है। तुम चाहते हो तो यहाँ से किलोग्राम का सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, ठीक है। मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, सेकेंड तो हमेशा सेकंड ही रहेगा, यस और नो। तो सीजीएस में आप फोर्स का 2 यूनिट बता सकते हो, एक डाइन बता सकते हो और तुम ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बता सकते हो। एक ऐसा निकाला जाता है, देखो यहाँ पर किलोग्राम था तो ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर और सेकंड का तो सेकंड ही होता है, ऐसा ही बोलो चाहे सीजीएस बोलो। तो ये तो हो गया फोर्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम तो फोर्स समझ ही चुके कि फोर्स क्या होता है। फोर्स एक कॉज है, एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी ऑब्जेक्ट का रेस्ट को मोशन को रेस्ट मिला देगा। फोर्स जो है किसी बॉडी का शेप चेंज कर देगा, किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर देगा। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका अपना मैग्नीट्यूड होगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। फोर्स का ऐसा यूनिट में होता है न्यूटन, सीजीएस यूनिट में होता है डाइन। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, ये रिलेशन भी हम देख चुके थे। अब इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स, कितने टाइप के हमारे पास फोर्स होते हैं। ये सभी बात हो रही है 1642 से 1724 के बीच में, ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में, ठीक है ना। जिस टाइम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था ना, उस टाइम में मेरे घर भी था, ठीक है ना। चलो तो ना टाइप्स ऑफ फोर्स हमारे पास ना बेसिकली 4 टाइप के फोर्स होते हैं। कितने टाइप के फोर्स होते हैं, 4 टाइप के फोर्स। एक होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, एक होगा हमारे पास कॉन्टेक्ट फोर्स, एक होगा वीक फोर्स, एक होगा न्यूक्लियर फोर्स। सारे फोर्स के नाम से ना एकदम क्लियर है कौन सा फोर्स का क्या क्या वजूद है, कौन सा फोर्स कहाँ का एग्जिस्ट करेगा, कितना कितना पावर है, नाम से क्लियर है। तो ना लास्ट से चालू करती हैं। हमारे पास ये 4थे नंबर का फोर्स है हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स।
देखो यार न्यूक्लियर फोर्स में ना नाम से एकदम क्लियर है, न्यूक्लियर फोर्स यानी कि एटम की बात हो गई। तो जो एटम होता है तो एटम के अंदर न्यूक्लियस होते हैं और न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, यस और नो। और क्या होते हैं न्यूक्लियस में हमारे न्यूट्रॉन होते हैं, यस और नो। तो न्यूक्लियस फोर्स क्या होता है, एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के जो बीच जो फोर्स लगता है, न्यूट्रॉन के जो बीच फोर्स लगता है, वो कौन सा फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स, है ना। तो देखो प्रोटॉन में भी प्लस चार्ज होते हैं, इस प्रोटॉन वाले में भी प्लस चार्ज है, तो दोनों प्लस प्लस आपस में रिपेल करना चाहिए ना, यानी कि बाहर भागना चाहिए। ऐसे में तो ये न्यूक्लियस को पूरा बड़ा कर देता, यस और नो। तो ना इनको बांध के कौन रखता है, न्यूक्लियर फोर्स। समझ लो, न्यूक्लियर फोर्स है प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, मतलब न्यूक्लियस के अंदर लगने वाला फोर्स न्यूक्लियर फोर्स, है ना। यहाँ पर प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए, तो इन दोनों को बांध कर कौन रखता है, क्योंकि दोनों आपस में पास में रहे, इस प्रकार अरेंजमेंट में रहे, कौन सा फोर्स बांध के रखता है कि दूर दूर मत भागे, न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में ना बेसिकली हमें ना 12th में पूरा डिस्कस करना, अलग से इसके लिए पर्टिकुलर चैप्टर होंगे 12th में, ठीक है ना। इस पर हम बात अभी नहीं करेंगे, ठीक, 12th का टॉपिक है। फिर आते हैं हम वीक फोर्स में। वीक यानी एकदम कमजोर बल, एकदम दुर्बल होगा, एकदम वीक होगा, पावर एकदम ना के बराबर होगा, ठीक है। वीक फोर्स, जितने भी वीक फोर्स देखने को मिलते हैं लगभग हमें केमिस्ट्री में ही देखने को मिलते हैं, रसायन में हमारा, ठीक। जैसे कि एक फोर्स का नाम यहाँ पर लेना चाहूंगा, वान डर वाल्स फोर्स। वान डर वाल्स फोर्स हम केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे ना, 11th में ही पढ़ेंगे वान डर वाल्स फोर्स। वीक फोर्स होता है वान डर वाल्स फोर्स, बहुत कमजोर ताकत होती है, कम पावर होता है, ठीक है ना। चलो इन दोनों, इसको तो 12th में पढ़ेंगे, इसको छोड़ो अभी, इसको केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, फिजिक्स का लेक्चर चल रहा है फिलहाल। तो अब हमारे पास ये है एक कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, जो अभी के सेशन में पढ़ने हैं। कॉन्टेक्ट फोर्स नाम से एकदम क्लियर है यार, कॉन्टेक्ट यानी कि बॉडी के ना आपस में कॉन्टेक्ट होना जरूरी है। कॉन्टेक्ट फोर्स तब कब अप्लाई होगा, अगर बॉडी कॉन्टेक्ट में है, तो जो भी फोर्स लगता है कौन सा फोर्स होगा, कॉन्टेक्ट फोर्स। बॉडी हमेशा कॉन्टेक्ट में होगी, हमेशा एक दूसरे को टच करती हुई नजर आएगी बॉडी, तो कौन सा फोर्स, कॉन्टेक्ट में दो बॉडी का आपस में टच होना जरूरी है, तभी कॉन्टेक्ट फोर्स लगता है। समझ पाओ इस बात को। कॉन्टेक्ट फोर्स में हमारे पास टेंशन फोर्स क्या होता है, टेंशन फोर्स समझते हो ना, एक ऑब्जेक्ट है और इसको मैं पर्टिकुलर स्ट्रिंग यानी कि रस्सी से बांध के लटका दिया, या सुनो, तो रस्सी और इस बॉडी का टच होना हुआ है कि नहीं हुआ है। स्प्रिंग है मेरे पास, स्प्रिंग से बॉडी को लटका दिया, तो स्प्रिंग और बॉडी का टच हुआ है कि नहीं हुआ है। यस, एक रस्सी है, रस्सी में 10 किलो का वजन लटका दिया, अच्छी खासी रस्सी थी, 10 किलो का वजन लटका दिया, या सुनो, तो रस्सी और जो भी मेरा बॉडी है दोनों टच हुआ, तो फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो कौन सा फोर्स है ये, कॉन्टेक्ट फोर्स यानी कि टेंशन फोर्स, ठीक है ना। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, नॉर्मल फोर्स ये भी हमारे पास कॉन्टेक्ट फोर्स होते हैं। या सुनो, जैसे यहाँ पर मैं जमीन में खड़ा हूँ ना, अर्थ में, या सुनो, तो मेरा जो वेट है mg, ये अर्थ के सेंटर की ओर हो रहा है, फिर भी मैं अंदर क्यों खींचा नहीं चले जा रहा हूँ, है ना। मेरा जो वेट या नीचे की ओर फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, mg नीचे की ओर, फिर भी मैं खड़ा क्यों हूँ, मुझे तो जमीन के अंदर घुस जाना चाहिए। या सुनो, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे ऊपर एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो रहा है मेरे ऊपर की ओर। या सुनो, एक दूसरे को जो क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है। या सुनो, जैसे ये है, ये चौक, या सुनो, तो चौक का वेट की वजह से नीचे की ओर एक वेट फोर्स लगा, mg लगा कि नहीं लगा, फिर भी चौक नीचे की ओर धंस गई कि मेरे हाथ से यार छेदते हुए नहीं निकल गई ना। क्यों, क्योंकि जितना फोर्स ये लगा रही है इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर एक्ट कर रहा है। या सुनो, तो यहाँ पर क्या दो बॉडी का कॉन्टेक्ट हुआ है कि नहीं भाई, मेरे हाथ और चौक दोनों बॉडी कॉन्टेक्ट होना जरूरी है कि नहीं। या सुनो, तो ये नॉर्मल फोर्स भी कैसा फोर्स है, कॉन्टेक्ट फोर्स, पूरा भी सीखेंगे ना न्यूटन के लॉ में भी, ये तो एक ऐसा इंट्रो है। फिर स्प्रिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स भी कैसा है, कॉन्टेक्ट, स्प्रिंग में किसी ऑब्जेक्ट को लटका दिए तो कॉन्टेक्ट हुआ ना, हुआ। फ्रिक्शन फोर्स, हाथ को ही तुम रगड़ दो तो दूर दूर से फ्रिक्शन नहीं लगता, रोड में चलते हो तो चप्पल रोड के बीच फ्रिक्शन होता है कि नहीं होता है। ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन फोर्स दूर से लग गया, हवाबाजी नहीं करना, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स में कांटेक्ट होना जरूरी है। तो जितने भी फोर्स हैं सारे फोर्स कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स में बॉडी का टच होना जरूरी है। तो समझ जाएंगे बॉडी टच हो रही है माने कांटेक्ट फोर्स अप्लाई हो रहा है। इसी के डायरेक्ट अपोजिट है हमारे पास नॉन कांटेक्ट फोर्स, एकदम बॉडी का कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है, दूर दूर से फोर्स लगे, कहां से, दूर दूर से। और तुम अमेरिका में हमारे यहाँ पर हूं फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बॉडी के बीच लग रहा है। या सुनो, तू अपने घर में बैठा है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, फिर भी हम दोनों के बीच कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूर दूर से बात होती है। सुनो, ग्रेविटेशनल फोर्स का
अलग से हमारे पास चैप्टर है ग्रेविटेशनल, वहाँ पर पूरा डिटेल से खुल के बात करें क्या होता है ग्रेविटी, क्या ग्रेविटेशनल, अलग से चैप्टर है। 11th में ही हमें पर्टिकुलर डिस्कस करना है, तो इसमें डिस्कस हम ज़्यादा नहीं करेंगे। एक इंट्रोडक्शन आइडिया देता हूँ। हम ना जब पढ़े थे ना वीडियो की स्टार्टिंग में, जब फिजिक्स स्टार्ट किए थे हम पढ़े थे, है ना, अगर हमारे पास दो मासेस होते हैं, या सुनो, और दोनों मासेस के बीच क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, और दोनों के बीच कितना डिस्टेंस होता है, r डिस्टेंस होता है। तो दोनों के बीच जो फोर्स लगता है, या सुनो, तो हम जाने फोर्स जो दोनों के बीच जो भी फोर्स लगता है, ये दोनों के मास का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, और दोनों का जो भी डिस्टेंस होता है उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल का स्क्वायर होता है। यस और नो। फिर हम जैसे प्रोपोर्शनल साइन हटाते थे, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगता था जिसके कैपिटल जी बोलते थे, बड़ा जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते थे। इसकी वैल्यू हमेशा पूरा फिक्स होगा। तुम अमेरिका में जाओ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल की वैल्यू फिर पूछो, फिक्स है, एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, ठीक ना। और हम ग्रेविटेशनल चैप्टर में बड़ा जी और छोटा जी में रिलेशन देखेंगे। इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होगी, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। इसका वैल्यू जैसे जगह चेंज होते जाता है वैसा जी का वैल्यू भी क्या होता है, चेंज। जैसे यहाँ पर कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड है, और चांद में यही क्या है, लगभग 1.6 इसी का आसपास है ना। यहाँ का जो ग्रेविटी उसमें 1/6 वहाँ पर है कि नहीं। तो स्मॉल जी की वैल्यू चेंज, चांद में जाओगे तो कैपिटल जी चेंज होगा या कभी चेंज नहीं होगा। तो पूरा डिस्कस ना फिजिक्स में जब ग्रेविटेशनल चैप्टर वहाँ पर करेंगे। और एक बात बता रहा हूँ, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है ना, ये पूरा यूनिवर्स में दो बॉडी के बीच, कितने बॉडी के बीच, मैं और तुम, हम दोनों के बीच भी कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। हम दोनों के बीच भी कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। मेरे और मेरे पापा घर में बैठे उनके बीच भी कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ना हमेशा दो बॉडी के बीच लगता है। तो क्या मैं और मेरा बाप टच हो रहे हैं कि एक दूसरे अभी यहाँ पर नहीं हो रहे हैं ना, दूर दूर है ना। तो कौन सा फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। यस तो खुल की बात करेंगे जब इस चैप्टर में आएंगे तो, ठीक है ना। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक पॉजिटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। जैसे पॉजिटिव चार्ज के पास निगेटिव चार्ज को थोड़ा डिस्टेंस में रखती हैं, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज क्या एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज दोनों जैसे एक दूसरे करीब दूर दूर होते हैं, दोनों एक दूसरे रिपेल करते, दूर दूर भागते हैं ना। तो यहाँ पर कांटेक्ट हो रही है क्या, नहीं हो रही है, फिर भी फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा फोर्स है, नॉन कांटेक्ट वाली फोर्स है। इसी प्रकार मैग्नेटिक फोर्स, ये तो बचपन में सब खेले होंगे, है ना। मैग्नेटिक फोर्स, एक मैग्नेट का एन पोल, एक मैग्नेट का साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जैसे यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस में रखते हैं, दोनों एक दूसरे को क्या करता है, आपस में अट्रैक्ट करता है। इधर नॉर्थ पोल, इधर नॉर्थ पोल, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दूर दूर से बात कर रहे हैं लोग, कहाँ कर रहे हैं, दूर दूर से खींचातानी करते हैं ना। तो दूर दूर से जहाँ पर खींचातानी होगा, दूर दूर से जहाँ पर फोर्स लगेगा, वो वाली फोर्स हमारे पास नॉन कॉन्टेक्ट वाली फोर्स होगी। क्लियर है बात। चलो पूरा पार्ट करता हूं मैं रफ। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो थोड़ा सा बस आपको आइडिया दे रहा हूँ, बाकी तो हमें पर्टिकुलर ग्रेविटी वाले चैप्टर में पढ़ना ही है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको क्या बोल सकते हो, वेट, क्या बोल सकते हो इसको, वेट, है ना। इसी को जैसे तो वेट आता है ना, ग्रेविटी नहीं होती तो वेट होता क्या हमारा, नहीं होता, उड़ते रहते हैं हम आराम से ना, मास बस होता है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इसी वजह से क्या आता है हमारे पास, वेट। यस और नो। चलो तो ग्रेविटेशनल फोर्स ध्यान समझना है। यहाँ पर ये मैं अर्थ बना दिया, क्या है ये हमारे पास अर्थ है, और ये क्या है मान लेते हैं अर्थ का क्या है, सेंटर। ये हमारे पास क्या है, अर्थ, और ये अर्थ का हमारे पास सेंटर है, ठीक है ना। मान लेते हैं एक बॉडी यहाँ पर है, यस और नो, जिसका मास कितना है m1। एक बॉडी यहाँ पर रख दिया हूँ मैं, इसका मास भी कितना है m2 मान लेते हैं। एक बॉडी को मैं यहाँ पर रख दिया हूँ, है ना। बॉडी यानी कि मैं ही खड़ा हूँ, इधर राम खड़ा, इधर श्याम खड़ा, इधर कोई और खड़ा होगा, है ना, n3। यस और नो, इधर और कोई खड़ा होगा, जेठालाल, है ना, है ना। तो ये अर्थ के सरफेस में बहुत सारे क्या है, अलग अलग ऑब्जेक्ट को हम रख दिए, और सब ऑब्जेक्ट का अपना अपना पर्टिकुलर अलग अलग मास है, ठीक है। अब हमें मालूम है ऑब्जेक्ट का मास है, तो हम जानते हैं नीचे को ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई हो रहा है, हमेशा हर दफा हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या लगेगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, यस और नो। नीचे को mg, इसके वेट होगा ना, यही mg क्या होता है हमारे पास, वेट होता है नहीं, W इक्वल टू क्या होता है mg, यस और नो। अब यहाँ पर भी फोर्स लगेगा, यस और नो। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास mg, m3g हो जाएगा ये। और यहाँ पर क्या होगा
m4g, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी। तो वहां पर मैं ये बता रहा था कि जो भी हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है वो अर्थ की सेंटर की ओर लगती है। कहाँ पर? ऐसा नहीं कि हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड होगा। हम कभी भी डायग्राम बनाते हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड छोड़ कर देते, ऐसा नहीं। हमेशा जो भी यहाँ पर फोर्स लगेगा, है ना, वेट की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कहाँ पर होगा? उसका डायरेक्शन अर्थ की सेंटर की ओर होगा। ऐसा नहीं कि हर कंडीशन में नीचे की ओर खींच दूंगा, अर्थ की कहाँ होगा? सेंटर की ओर। जैसे यहाँ पर और ले लेते हैं, है ना, ये हो जाएगा मास, हो जाएगा ये हो जाएगा मास, लिख लिए। तो ये अर्थ की सेंटर की ओर होगा, है ना, या सुनो, अर्थ की सेंटर की ओर होगा कि नहीं होगा? होगा, ऐसे नहीं खींच देंगे, अर्थ की सेंटर की ओर होगा। तो जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, इसका डायरेक्शन किधर होगा? हम अर्थ की सेंटर की ओर। ऐसा नहीं कि इसको ऐसा खींच दे रहे हैं, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं इसका वेट ऐसा करे पर ऐसे खींच देंगे, गलत हो जाएगा। अर्थ की सेंटर की ओर एक्ट करेगा, ठीक है ये। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे चैप्टर में, ग्रेविटी वाली। इतना बस याद रखना कि ग्रेविटेशनल फोर्स को जब भी हम डायरेक्शन देंगे, कहाँ देंगे? हम अर्थ की सेंटर को। अभी यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं कहाँ खींचा? मैं तो इधर, ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्शन किधर है? अर्थ की सेंटर की ओर है, ठीक है। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हमारे पास, नॉर्मल रिएक्शन। क्या होता है? क्या होगा ये? नॉर्मल रिएक्शन को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कैसा फोर्स होगा भाई? कांटेक्ट वाली की नॉन कांटेक्ट वाली? नॉन कांटेक्ट वाली होगी। कांटेक्ट वाली कांटेक्ट वाली होगी। नॉर्मल रिएक्शन कौन सा फोर्स होगा? कांटेक्ट, यानी कि इसमें बॉडी का टच होना जरूरी है, ठीक है। चलो यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, समझना। ये मैं सरफेस बना दी, ये क्या हमारे पास? सरफेस है। क्या है ये? देखो भाई, इसको मैं दे रहा हूँ ना, ये हमारे पास क्या है? सरफेस। ये हमारे पास क्या है? सरफेस है, ठीक। सरफेस को मैं एस बोल रहा हूँ, एस, ठीक। यहाँ पर मैं कोई भी बॉडी रखूँ या फिर मैं ही खड़ा हो जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। मेरा मास कितना है? m मेरा मास है, ठीक है। अब चलो, अब जानते हैं भाई ग्रेविटेशनल फोर्स किधर होगा? अर्थ की सेंटर की ओर। तो इधर mg लगेगा कि नहीं लगेगा? जिसे हम वेट बोलेंगे, W = mg, लगेगा कि नहीं लगेगा? mg फोर्स लगेगा, अर्थ की सेंटर की ओर लगेगा ना। अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रही है ना, अपनी सेंटर की ओर खींच रही है कि नहीं खींच रही है? तो mg नीचे को लगा, फिर भी ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिर रही है क्या? इसको अंदर धंस जाना चाहिए, सरफेस को तोड़ फोड़ के, फिर भी नहीं गिर रही है, क्योंकि जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना इसके ऊपर भी लग रहा है, जिससे ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? बैलेंस हो रहा है, और ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर अपने जगह में है। तो ऊपर की ओर क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। क्या लगेगा ऊपर की ओर? नॉर्मल रिएक्शन। क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। एक बात देखो, ये नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाया? ये बात समझो ध्यान से। नॉर्मल रिएक्शन किसने लगाया भाई? नीचे की ओर mg एक्ट किया, तो बैलेंस करने के लिए ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट किया। इस सरफेस ने इस मास पर लगाया। सरफेस में ऑब्जेक्ट बोलो चाहे इसको क्या बोलो, मास। सरफेस ने जैसे नीचे को mg फोर्स अप्लाई हुआ, वैसे ही बैलेंस करने के लिए इस सरफेस ने इस मास पर, सरफेस ने इस मास पर यानी कि इस ऑब्जेक्ट पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लगाया। लगाया ना? किसने लगाया भाई नॉर्मल रिएक्शन? ऑब्जेक्ट ने, सरफेस ने ऑब्जेक्ट को ऊपर लगाया। अब समझना भाई, फोर्स हमेशा, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। याद रखना, न्यूटन के थर्ड लॉ में हम सीखेंगे, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। फोर्स ना कभी भी सिंगल नहीं होंगे भाई, फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। किसमें? पेयर में। तो जैसे ही भाई सरफेस ने ना, इस सरफेस ने जैसे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया नॉर्मल वाली, वैसे ही इस ऑब्जेक्ट ने इस सरफेस पर क्या लगाया? नॉर्मल लगाया नीचे की ओर। किसने लगाया? ऑब्जेक्ट ने सरफेस पर। कि फोर्स हमेशा किसमें एग्जिस्ट करेंगे? पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। किसमें? पेयर में। यस सुन, ये दोनों पहले बैलेंस हो गए थे ना, हो गए थे, लेकिन सरफेस ने ऑब्जेक्ट पर लगाया,
तो ऑब्जेक्ट ने किस पर लगाया वापस, जिससे बैलेंस हो गया। या सुनो, जैसे कि यहाँ पर और समझो, सरफेस ने ऑब्जेक्ट पर लगाया, इस सरफेस ने ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो क्या करेगा ये ऑब्जेक्ट, क्या करेगा, सरफेस के ऊपर लगाया। नॉर्मल किसने लगाया, ऑब्जेक्ट ने सरफेस के ऊपर। या सुनो, बैलेंस हुआ कि नहीं, यहाँ पर भी हुआ ना। तो फोर्स हमेशा किस में एग्जिस्ट करेंगे, पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पर कंफ्यूजन मत हो ना भाई, है ना। ये पहले से बैलेंस हो चुकी थी, और जैसे सरफेस ने ऑब्जेक्ट ऊपर लगाया तो फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट ने किसके ऊपर लगा दिया, सरफेस के ऊपर लगा दिया ना। अब यहां पर लिख लेना, जो नॉर्मल फोर्स होंगे, नॉर्मल फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर, नॉर्मल फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यस और नो। देखो नॉर्मल फोर्स जो होंगे ना हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। खुद देखो ना यार, झूठ बोल रहा हूं तो देखो, है ना, ये हमारे सरफेस है ना। यस और नो, 90 डिग्री एंगल बना है कि नहीं बना है ना। तो नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। हमेशा नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे। बार बार दिमाग में जहन डाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, आगे काम आएगा। जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ना तो आगे बहुत काम आएगा यार। अभी तो बहुत सीखने हम इस चैप्टर में। नॉर्मल फोर्स जो होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, समझो। जब जब नॉर्मल की बात होती है 90 डिग्री एंगल बनाती है वो नॉर्मल, इसीलिए नाम रखा गया है। नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। ये देख नीचे को mg लगा, तो जैसे नीचे को mg लगा ऊपर पेयर बनाने के लिए ये लग गया, बैलेंस हो गया। फिर सरफेस ने अब इसको ये खत्म इसका काम। अब सरफेस ने ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया कि नहीं लगाया, तो ऑब्जेक्ट ने किसके ऊपर लगाया, अब पेयर हो गया। ये दोनों आपस में बैलेंस हो गए, और ये दोनों पहले से बैलेंस हो गए, नहीं समझी। तो न्यूटन का थर्ड लॉ होता है कि एवरी एक्शन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तो ऊपर की ओर क्या लगा, नीचे की ओर एक्शन, फिर ऊपर की ओर ये वाला रिएक्शन हो गया, फिर ये रिएक्शन, ये वाला क्या लगा, रिएक्शन जो भी है। और ये दोनों फोर्स कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, पहले बता रहा हूं। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करें, दोनों बराबर है लेकिन कैंसल, क्योंकि एक बॉडी अलग, दोनों फोर्स अलग अलग बॉडी पर लगी है। दोनों फोर्स, अगर दोनों फोर्स अलग अलग बॉडी पर लगेगा कभी कैंसिल नहीं होती। खुद सोच, ये किस पर लगा है, ऑब्जेक्ट पर, ये किस पर लगा है, सरफेस पर। तो दोनों फोर्स बराबर जरूर है तभी तो बैलेंस है, लेकिन कैंसिल नहीं कर सकते। कैंसिल कब होगा, जब एक ऑब्जेक्ट पर लगेगा। देख इधर 10 न्यूटन लगा, इसी ऑब्जेक्ट पर इधर 10 न्यूटन लगा। अब ये दोनों फोर्स बराबर भी और कैंसिल भी हो जाएंगी, क्योंकि दोनों फोर्स एक ऑब्जेक्ट पर लगा है। या सुनो, और दो फोर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लगेंगे तो कभी कैंसल आउट, बराबर हो सकती है लेकिन कैंसल आउट होंगे क्या, एक ऑब्जेक्ट पर यदि फोर्स लगेगा तब कैंसल हो जाएंगे, समझा। यहाँ पर अलग अलग ऑब्जेक्ट भाई, सरफेस पर लगा है ये वाला फोर्स, और ये ऑब्जेक्ट पर बराबर है, दोनों दिख रहे हैं ना, बराबर है। एवरी एक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ यही बोलता है, हर फोर्स पेयर में एग्जिस्ट करेंगे और दोनों आपस में बराबर होंगे, लेकिन कभी भी कैंसल आउट, क्योंकि वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं। जैसे मैं इस पर लगाया, कॉपी इस पर फोर्स लगाया, तो कॉपी ने इस सरफेस पर लगाया, तो सरफेस ने, तो दोनों फोर्स अलग अलग बॉडी पर लग रहा है, एक कॉपी पर लग रहा है तो दूसरा सरफेस पर, बैलेंस है, बराबर है दोनों फोर्स, लेकिन कभी भी कैंसल आउट नहीं होंगे। याद रखना ये बात, समझे। चलो इसी में ना एक हम इंक्लाइन प्लेन का डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, इंक्लाइन प्लेन, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़े थे वेक्टर एनालिसिस में, इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे ना। तो ये मैं बना दिया इंक्लाइन प्लेन, क्या बना दिया मैं, इंक्लाइन प्लेन बना दिया, ठीक है ना। अच्छा से नहीं आया डायग्राम, चलो ये बनाया मैं इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को मैं रख देता हूँ यहाँ पर, जिसका मास कितना है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है, क्या है, m, ठीक है। चलो करते हैं, देखो ये क्या है हमारे पास, सरफेस है, ये क्या है, सरफेस है ना। तो सरफेस ने किस पर फोर्स लगाया भाई,
सरफेस ने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया, यस और नो, नॉर्मल वाला, तो ऑब्जेक्ट भी किस पर लगाएगा, ये ऑब्जेक्ट भी किस पर लगाएगा, ये ऑब्जेक्ट सरफेस पर लगाया, नॉर्मल वाला। इसको किसने लगाया, सरफेस ने ऑब्जेक्ट पर लगाया, इसको ऑब्जेक्ट ने किस पर लगाया, सरफेस पर। और इसका वेट की वजह से इसका भार नीचे की ओर लगेगा ना mg, यस और नो, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स वेट सेंटर की ओर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। और नॉर्मल फोर्स अभी भी क्या है, सरफेस के, देखो यहाँ पर और ड्रॉ कर देता हूँ ऐसा, सरफेस, इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया मान के चलो ना, तो नॉर्मल फोर्स हमेशा किसके परपेंडिकुलर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये क्या हो गया हमारे पास, इंक्लाइन प्लेन का डायग्राम। हमेशा याद रखना नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना। इसका वेट कहाँ की ओर एक्ट किया, नीचे की ओर एक्ट किया, सेंटर की ओर ना, यस और नो। और सरफेस ने किस पर लगाया, ऑब्जेक्ट पर, तो ऑब्जेक्ट ने किस पर लगाया, सरफेस पर, यस। इसको ऐसा भी फील ले सकते हैं, सरफेस ने ऑब्जेक्ट पर लगाया तो ऑब्जेक्ट ने किस पर लगाया, ये सरफेस पर लगाया। देखो भाई, एवरी एक्शन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक है ना। एवरी एक्शन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, जितना एक्शन होगा उतना रिएक्शन होगा, और दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। एक बात जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ, यहीं पर सीख लो, पुराना डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है ना। अभी ये सब तो डिस्कस करने ही करने हम लोग को, चलो वही डायग्राम दे रहा हूँ ना। इसका वेट की वजह से नीचे की ओर mg एक्ट करेगा, है ना, तो ऊपर की ओर इसको कौन बैलेंस करेगा, नॉर्मल। सरफेस ने ऑब्जेक्ट पर लगाया, फिर इधर कौन लगाएगा, ऑब्जेक्ट ने सरफेस पर लगाया। एक बात याद रखना यार, एवरी एक्शन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, थर्ड लॉ हम सीखेंगे, याद रखना। देखो ये दोनों फोर्स आपस में, ये दोनों फोर्स आपस में कभी भी कैंसल नहीं होंगे, ये दोनों फोर्स कभी भी आपस में कैंसल नहीं होंगे, दोनों फोर्स इक्वल जरूर है, दोनों फोर्स इक्वल है, तभी तो बैलेंस है ना। एवरी एक्शन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, लेकिन कभी भी दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेंगे। क्यों कैंसल आउट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों फोर्स अलग अलग सरफेस पर लगा है, अलग अलग बॉडी पर लगा है, बोल सकते हैं। देखो यार, ये फोर्स कौन लगाया, सरफेस ने ऑब्जेक्ट पर लगाया, तो ये फोर्स कहां पर लगा है, ऑब्जेक्ट पर लगा है। ये फोर्स कहां पर लगा है, ऑब्जेक्ट ने किस पर लगाया, तो ये फोर्स कहां पर लगा है, सरफेस पर लगा है। ये वाली फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा, ये वाली फोर्स सरफेस के ऊपर, बैलेंस है, दोनों फोर्स बराबर है, लेकिन कभी भी कैंसल आउट, अगर एक ऑब्जेक्ट पर लगता है ना भाई तब कैंसल आउट होता है। यहां पर देख लो, जैसे अभी हम पढ़ेंगे, इधर मैं लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, इसी ऑब्जेक्ट पर मैं लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, ये दोनों फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पर लगा है कि नहीं लगा है, तो इधर क्या 10 और इधर का -10, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, यस और नो, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट पर लगा है फोर्स, और ये दोनों फोर्स अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर जब भी फोर्स लगेगा तो वो बराबर वो होंगे, लेकिन कैंसल आउट नहीं करेंगे। न्यूटन के थर्ड लॉ ये हमें सिखाएगा, आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम अब देखेंगे टेंशन फोर्स ना, टेंशन फोर्स का पर्टिकुलर डायरेक्शन देखेंगे, कहाँ पर टेंशन का हम डायरेक्शन बना सकते हैं, ये पूरा इस वीडियो में पूरा सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, ठीक ना। टेंशन फोर्स को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। और टेंशन फोर्स कहाँ अप्लाई होगा, देखो टेंशन फोर्स हमारे पास एक कांटेक्ट फोर्स होता है, इसमें बॉडी का कांटेक्ट होना बेहद जरूरी है। बॉडी जब तक कांटेक्ट नहीं होगा टेंशन फोर्स नहीं बोल सकती। टेंशन फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स। स्ट्रिंग हो गया, यानी कि कोई रस्सी हो गई, कोई रॉड हो गया, कोई चैन हो गया, तो इन सारे में जो फोर्स लगेंगे वो टेंशन वाली फोर्स हो, खींचातानी फोर्स है ना। रस्सी में किसी ऑब्जेक्ट को बांधोगे तो उसमें खींचातानी होता है, रॉड हो गया, चैन में बांधोगे है ना, खींचातानी फोर्स बोल सकते हो टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स कहाँ पर होगा, स्ट्रिंग में, चाहे रॉड ले लो चाहे आप चेन ले लो। टेंशन फोर्स एक हमारे पास कॉन्टेक्ट फोर्स है, इसमें बॉडी का कॉन्टेक्ट होना बेहद जरूरी है, ठीक है ना। इधर कुछ डेटा लिखा हूं, याद रखना भी, बेसिकली इधर अभी हम ध्यान देंगे, ठीक है। यहां पर देखिए, मान लेते कोई सरफेस है, इस सरफेस से मैं एक रस्सी लटका दिया हूं, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है, क्या है हमारे पास, ये हमारे एक रस्सी है, स्ट्रिंग है, ठीक है ना। और हम ये मान के चलेंगे कि ये जो रस्सी है ना, रस्सी
ये मासलेस है। हमेशा बता रहा हूँ भाई, याद रखना 98% केस में जो भी हमारे पास स्ट्रिंग होगा, रॉड होगा, चाहे जो भी स्ट्रिंग होगा, ये हमारे पास क्या होगा, मासलेस होगा। क्या होगा, मासलेस और फ्रिक्शनलेस। ठीक है ना। ये जो रस्सी लिए हैं, जो स्ट्रिंग लिए हैं, तो अभी जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरे फिजिक्स में बोल लो 98% केसेस में यार तुम्हें जो भी स्ट्रिंग तुम्हें देखने को मिलेगा ये मासलेस होगा, यानी कि इसका मास नहीं होगा, ऐसे हमें कंसीडर करना, एकदम ना के बराबर होगा। मासलेस है बोल देंगे, फ्रिक्शनलेस है बोल देंगे, यानी कि इसमें बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं होगा, बिल्कुल भी फ्रिक्शन। जैसे हम कोई भी रस्सी लेते हैं ना, उसमें फ्रिक्शन होता है, अमूमन देखा जाता है ना, जिसकी वजह से रस्सी टूट जाता है ना। तो ये फ्रिक्शनलेस है, ये जो भी स्ट्रिंग है, और जो भी स्ट्रिंग है कैसा है, मासलेस है। 98% केस में तुम्हें जब भी सवाल दिया जाएगा खुद लिख के आएगा कि तुम्हारे पास जो भी स्ट्रिंग है, अब पुली वाला जब डायग्राम देखोगे तो वहां पर भी बोला जाएगा कि मासलेस और फ्रिक्शनलेस। 2% केस ऐसे ही होंगे यार जहां पर हमें फ्रिक्शन वगैरह, मास वगैरह देखने को मिलेगा स्ट्रिंग का, लेकिन फिर हम 98% केस के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सरफेस था, इस सरफेस से मैंने एक स्ट्रिंग लटका दिया। अब यहाँ पर मैं एक पर्टिकुलर किसी बॉडी को टांग देता हूँ, किसी बॉडी को लटका दिया। इस बॉडी का मास कितना है, मान लेते हैं इस बॉडी का मास m है। इतना तो कंफर्म है यार, बॉडी की अब मास m है, तो नीचे की ओर कौन सा फोर्स लगेगा, mg फोर्स लगेगा नीचे की ओर, या इस तरह सेंटर की ओर, अर्थ के सेंटर की ओर। इसका वेट की वजह से लगेगा, इसके मास की वजह से नीचे की ओर लगेगा mg फोर्स। फिर भी हो गया। अब जैसे mg लगा कि नहीं लगा, ऐसा नहीं कि एकदम ज़्यादा नीचे की ओर गिर गया, ये ऐसा है क्या, ऊपर की ओर बैलेंस करने के लिए क्या लगेगा, टेंशन फोर्स। अब नॉर्मल का खेल खत्म हो गया, अब क्या चालू हो गया, टेंशन वाला। ठीक है ना। स्ट्रिंग, रॉड, चैन, क्या लगेगा इसमें, नॉर्मल तो ना, टेंशन। क्या लगेगा, टेंशन। तो इधर mg लगा तो इधर क्या लगेगा, टेंशन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, टेंशन फोर्स। एक बात बता रहा हूं भाई, टेंशन फोर्स जब भी लगेगा ना, टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट, टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट। अगर तुम्हें टेंशन फोर्स बताना होगा, क्या बताना है तुम्हें, टेंशन फोर्स का डायरेक्शन बताना है, तो उसके लिए तुम्हें एक पॉइंट दिया रहेगा। क्या बोलेगा, उसके लिए एक पॉइंट मेंशन होगा। क्या होगा, पॉइंट मेंशन। उस पॉइंट से दूर जाते हुए तुम्हें टेंशन का डायरेक्शन देना है। जिस पॉइंट की बात करेगा उस पॉइंट से कहाँ जाते हुए, दूर जाते तो पिचकारी चला देना है। जैसे इस पॉइंट की बात हुआ था ना, तो इस पॉइंट में पिचकारी चला दिया, टेंशन डायरेक्शन इधर हुआ, पिचकारी कॉन्सेप्ट। इस पॉइंट पर बात करेगा तो इस पॉइंट पर क्या होगा, पिचकारी चलाओगे तो यहाँ पर बैठ के, तो टेंशन इधर एक और हो जाएगा। इस पॉइंट पर टेंशन क्या होगा भैया बता दो। इस पॉइंट पर हम टेंशन नहीं बता सकते, क्योंकि टेंशन बताने के लिए तुम्हें एक पॉइंट बताना पड़ेगा, या तो वो पॉइंट इस ऑब्जेक्ट का होगा, या तो वो पॉइंट इस सरफेस का होगा। तुम दोनों के बीच में एक छोटा पॉइंट कहीं पर भी ले लो, बोलो भैया यहाँ पर टेंशन बता दो, तो किधर पिचकारी चलाओगे तुम, यहाँ पर तो बैठ गए, किधर चलाओगे, इधर तो यहाँ पर बैठ के तो पता तुम्हें यहीं चलाना है, और यहाँ पर बैठ गए तुम तो पिचकारी यहीं चलाना है, लेकिन यहाँ पर बैठ के तुम किधर चलाओगे, तो नहीं भाई यहाँ पर तुम टेंशन नहीं बता सकते, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पर तुम्हें टेंशन बताना होगा वहां पे बैठो और क्या चला दो तुम, पिचकारी चला दो। पिचकारी का डायरेक्शन जिधर, उधर तुम्हारा टेंशन का डायरेक्शन। समझ पाए कि नहीं, समझे इस बात को। और एक बात बता रहा हूं, ये दोनों टेंशन टी क्यों लिखे हो आप, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो एक बात सुन, स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम। यदि तुम्हारा रस्सी सेम होगा तो उस रस्सी पर, उस स्ट्रिंग पर जितने भी टेंशन आएंगे सब टेंशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। डायरेक्शन तो अलग दिख रहा है, मैग्नीट्यूड। स्ट्रिंग यदि सेम रहेगा ना तुम्हारा रस्सी, तो तुम्हारा टेंशन भी सेम रहेगा। टेंशन यानी कि टेंशन का मैग्नीट्यूड, देखो ना भाई, डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन दोनों टेंशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये बॉडी तो एक ही रस्सी पर लटका हुआ है ना। अगर स्ट्रिंग बदल दोगे तुम, रस्सी को चेंज कर दोगे, तो तुम्हारा टेंशन भी क्या हो जाएगा, चेंज। स्ट्रिंग चेंजेस, टेंशन चेंजेस। समझ पा रहे हो, स्ट्रिंग बदलोगे तो रस्सी बदल जाएगी। चलो दूसरा डायग्राम लेते हैं, ठीक है ना। चलो ये मान लेते हैं हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है m, मास है m1। देखो ये स्ट्रिंग ले लिया, इस स्ट्रिंग से मैं दूसरे बॉडी को बांध दिया, इसका मास ले ले तो m2, ठीक है।
ये फिर स्ट्रिंग है, या सुनो देखो ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग 1, क्या है, स्ट्रिंग 1, यानी कि एक पहला रस्सी है और ये वाला अलग रस्सी है, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग 2। यहाँ पर ना दोनों रस्सियां, दोनों स्ट्रिंग अलग अलग है, स्ट्रिंग डिफरेंट होगा तो टेंशन भी, और एक स्ट्रिंग में जितने भी टेंशन एक्ट करेंगे सब टेंशन का मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। ठीक है, कोई भाई साहब को बुलाया, दोनों बॉडी बंधी हुई है, मैं इसे खींच रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, मैं इसको आगे की ओर खींच रहा हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ फोर्स लगा के खींचूंगा ना इस डायरेक्शन में, यस और नो, खींच रहे हैं ना ऐसे, जूम 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 खींच रहे हैं इसको, यस और नो, आगे की ओर मैं खींच रहा हूँ। चलो टेंशन क्या क्या होगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर तुम खुद निकालो, कोई तुम्हें पॉइंट नहीं देगा क्वेश्चन में, तुम्हें खुद निकालना पड़ेगा। हाँ, इस पॉइंट पर बैठो, पिचकारी चला दो, पिचकारी इधर भागेगा तो ये क्या हो जाएगा, टेंशन T1, यस और नो, होगा ना। इस पॉइंट पर बैठ के पिचकारी चला दो तो कहाँ हो जाएगा ये, T1 नहीं लिखूंगा, स्ट्रिंग चेंज टेंशन चेंज, यस और नो, ये अलग स्ट्रिंग थी, अलग स्ट्रिंग। अच्छा, इस पॉइंट पर बैठ के पिचकारी चला दो तो इधर पिचकारी का डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, T2, स्ट्रिंग सेम है तो दोनों टेंशन क्या होंगे, सेम। क्लियर है बात। हाँ, अगर कोई पूछेगा भैया यहाँ पर बता दो, तो यहाँ पर टेंशन का डायरेक्शन किधर होगा, तुम नहीं बता सकते, यहाँ पर हम नहीं बता सकते, हमें एक फिक्स पॉइंट दिया रहना चाहिए और उस फिक्स पॉइंट में बैठो और अवे फ्रॉम द पिचकारी चला दो। ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट, जिस पॉइंट पर बात करें उस पॉइंट से दूर जाते हो तुम पिचकारी चला दो। इस पॉइंट की बात क्यों, अवे फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से अवे, इस पॉइंट से दूर जाते हुए, इस पॉइंट की बात है, यहाँ पर बैठ के पिचकारी चला दी, इस पॉइंट से दूर जाते हुए, समझ पाए। तो ये हो जाएगा हमारा पिचकारी कॉन्सेप्ट। तो इस प्रकार से टेंशन डायरेक्शन हमें देना है, ठीक है ना। चलो इसका देखो ना, अब मान लेते हैं हमारे पास मास है, क्या है, एम मास, ये सरफेस है और ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है, क्या है ये स्ट्रिंग 1, ठीक है ना। चलो ये हो जाएगा, ये कोई भी सरफेस है, इस पर ये स्ट्रिंग बंधा हो, ये स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग 2। देखो दोनों स्ट्रिंग डिफरेंट हमारे पास, दोनों स्ट्रिंग डिफरेंट है। पहली बात तो भाई बॉडी का mg वेट नीचे की ओर होगा, अर्थ की सेंटर की ओर, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, है ना, यस और नो। अब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पर कौन सा फोर्स लगता है, टेंशन वाली फोर्स, यस और नो, यस और। तो यहाँ पर टेंशन वाली कहाँ पर होगा भाई, पिचकारी चला दो अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो ये हो जाएगा T1 होगा। इस पॉइंट पर पिचकारी चला दो बैठकर, अवे फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से दूर जाते हुए, अवे फ्रॉम द पॉइंट T1, स्ट्रिंग सेम, टेंशन का मैग्नीट्यूड सेम। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा भैया, इस पॉइंट पर बैठो और पिचकारी चला दो तो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट, स्ट्रिंग डिफरेंट है तो टेंशन भी डिफरेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर बैठ के पिचकारी मार दो तो अवे फ्रॉम द पॉइंट, क्या हो जाएगा ये, T2। इस पॉइंट पर कोई बोल देगा टेंशन बता दो, बता पाएंगे क्या, क्योंकि बंदा कंफ्यूज है, पिचकारी चलाऊं इधर चलाऊं इधर चलाऊं, नहीं पता उसको, है ना। तो जिस पॉइंट पर बोलेगा उस पॉइंट से अवे फ्रॉम द पॉइंट पिचकारी चला दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास टेंशन का डायरेक्शन, ठीक है। चलो तो यहाँ पर टेंशन का डायरेक्शन फिर बताएंगे। यहाँ पर अब मैं पुली ले लिया हूँ, ये ना पुली है, यानी कि घिरनी है। कुएं वगैरह हम देखे होंगे या फिर जिम में देखे होंगे, ऐसे गोल से लगा रहता है और रस्सी बंधा होता है, जिमर जो होते हैं बॉडी बनाने पीछे भी खींचते रहते हैं ना, तो ऊपर में घिरनी लगा होता है गोल से, ऐसा उससे रस्सी ऐसे फंसा होता है, ऐसा नो, हम लोग बॉडी बनाने ऐसे सामने की ओर खींचते हैं तो पीछे की ओर खींचते हैं कि नहीं खींचते हैं, उसे पुली बोलते हैं, यानी कि वो घिरनी होता है, कुएं में लगा होता है, कुएं में खींचते हैं ना ऐसे ऐसे, तो गोल से रोटेटर लगा होता है, वो घिरनी होता है, पुली होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी पुली है वो कैसा है, मास लेस है और फ्रिक्शन लेस है। ये जो पुली है ये कैसा है, फ्रिक्शन लेस है और मास लेस है। ये पुली होता है ना गोल से ऐसे रस्सी बांधते हैं तो ऐसे रस्सी नहीं कटेगा ना, उसे पूरा मास फ्रिक्शन लेस होगा पुली, ठीक है ना। डायरेक्शन देंगे तो कैसे देंगे भाई, पिचकारी चला दो। देखो ये रस्सी जो है ना ये स्ट्रिंग 1 है, ये अलग, ये स्ट्रिंग 1, ये भी स्ट्रिंग 1। देखो ये पूरा ऐसे लटका है, देखो ऐसा नो, ऐसे ऐसा नो, फील कर पा रहे हो, ये स्ट्रिंग 1 है, ये स्ट्रिंग 2 है, ये अलग रस्सी है देखो, और ये अलग स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग 3। तो स्ट्रिंग चेंज, टेंशन चेंज, पिचकारी चलाना है भाई। देखो इस पॉइंट पर बैठ के पिचकारी चला दो, यस और नो, ये जाएगा T3, है ना। इस पॉइंट पर बैठ के पिचकारी चला दो
अवे फ्रॉम द पॉइंट, या सुनो पॉइंट से जुड़ जाते हुए, सिंपल। यहाँ पर पॉइंट बना, इस पॉइंट में बैठ के पिचकारी चला दो तो स्ट्रिंग 1 है तो क्या हो जाएगी टेंशन 1। इस पॉइंट पर बैठ के पिचकारी चला दो तो T1। अवे फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट पर पिचकारी चला दो तो T1, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम। इस पॉइंट पर बैठ के पिचकारी चला दो, इस पॉइंट पर टेंशन सेम, सिंपल। इस पॉइंट पर बैठ के पिचकारी चला दो तो क्या हो जाएगा स्ट्रिंग चेंज हो गया, सेकंड स्ट्रिंग है टेंशन 2। इस पॉइंट पर बैठ के पिचकारी चला दो तो टेंशन 2। या सुनो इसका मास नीचे क्यों रिएक्ट करेगा, जो भी इसका मास होगा mg, इसका मास जो भी होगा कैपिटल mg बोल देता हूँ। हो तो गया, सिंपल सा था, समझ गए। अब पूछे भैया इस पॉइंट पर बता दो, इस पॉइंट पर बता सकते हैं कि अपन नहीं बता सकते, या तो ऑब्जेक्ट के पास वाला पॉइंट पर बताएंगे या तो जो भी सरफेस है इसके पास वाले पॉइंट से बताएंगे, ठीक है ना। इधर भी देख लो, ये भी हमारे पास पुली है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मास हो जाएगा नीचे की ओर mg, इसको स्मॉल mg बोल देता हूँ मैं, दोनों मास डिफरेंट होंगे तो स्मॉल mg। या सुनो भैया इस पॉइंट पर बैठो और पिचकारी चला दो। अच्छा पहले देख लेते हैं स्ट्रिंग कहाँ कहाँ लगा। देखो ये स्ट्रिंग देखो, ये पूरा ऐसे बंधा हुआ है, ये पूरा स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम होगा। तो यहाँ पर पिचकारी चला दो T1 ले लो, यहाँ पर बैठो पिचकारी चला दो T1, है ना। यहाँ पर बैठो पिचकारी चला दो T1, यहाँ पर बैठो पिचकारी चला दो T1, यहाँ पर बैठ के पिचकारी चला दो T1, यहाँ पर बैठ के पिचकारी चला दो T1, है ना। अब ये अलग स्ट्रिंग है कि नहीं, देखो भाई ये अलग स्ट्रिंग है, यहाँ पर बैठ के पिचकारी चला दो T2, यहाँ पर बैठ के पिचकारी चला दो T2, ये भी अलग स्ट्रिंग है, यहाँ पर बैठ के पिचकारी चला दो T3, यहाँ पर बैठ के पिचकारी चला दो T3। तो ये हो जाएगा टेंशन का डायरेक्शन बता दिए, स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम, है ना। और स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन भी चेंज। 98% केस में जो भी स्ट्रिंग होगा, जो भी हमारा पुली होगा, ये फ्रिक्शनलेस मान के चलेंगे, ठीक है ना। चलो ये तो हम सीख लिया। अब हम सीखें फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे। इन्हीं सब चीज का ना हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, बेहद आसान। अगर ये कॉन्सेप्ट आप सीख चुके होंगे ना तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बहुत आसान है, बहुत बहुत बहुत। अब यहाँ पर हम सीखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, देखो यार अभी जो हम टेंशन का डायरेक्शन वायरेक्शन दिए थे ना, सेम उसी तरह से है। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या हो जाता है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ना हम बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड लॉ हो गया, थर्ड लॉ हो गया, इनसे बहुत प्यारा प्यारा न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम एक एजम्पशन लेके चलेंगे, है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम यानी बनाना सीख जाएंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना आसान हो जाता है। फ्री बॉडी डायग्राम में हम ना कुछ एजम्पशन लेके चलेंगे, कुछ पॉइंट हम मान के चलेंगे। अब मान के चल रहे, ऐसा नहीं कि गलत आएगा, रियल में जो वैल्यू होगा वो भी सही आएगा, ठीक है ना। एजम्पशन जब लेंगे तो सब चीज सरल हो जाता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करेंगे, देखो बॉडी इज एज्यूम्ड टू बी अ पॉइंट मास। जब भी ना हम फ्री बॉडी डायग्राम शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो वहां पर जो भी बॉडी होगा, बॉडी का मतलब है उस बॉडी का जो भी मास होगा ना, तो उस मास को हम क्या लेके चलेंगे, पॉइंट मास लेके चलेंगे। समझ पा रहे हो। जैसे कि मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ, जैसे ये है, ये बॉडी का मास m है और नीचे की ओर एक फोर्स लग रही है, यस और नो, mg फोर्स। तो फ्री बॉडी डायग्राम में एजम्पशन का पहला पॉइंट है कि तुम बॉडी का जो भी मास होगा ना, तुम पूरा बॉडी को कंसीडर मत करो, तुम बॉडी के जो भी मास होगा उसको क्या बोल दो, तुम पॉइंट मास बोलो। बड़ा सा हाथी है तो पूरा हाथी नहीं लूंगा, हाथी का मास को क्या बोल दूंगा, पॉइंट मास। बड़ा सा ट्रक है तो मैं क्या एज्यूम करूंगा, उस ट्रक को पॉइंट मास एज्यूम करूंगा। बहुत बड़ा कार है तो उस कार को मैं पूरा कार का डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं क्या बनाऊंगा, उस कार के मास का, पॉइंट मास का डायग्राम बना दूंगा। अब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ट्रक है और ट्रक के मास को मैं पॉइंट मान एज्यूम कर लिया, तो ऐसा नहीं कि पॉइंट मास एज्यूम करूंगा, ये मास अलग और ट्रक का मास अलग, ऐसा होगा क्या, नहीं। ट्रक का जितना भी मास होगा इस पॉइंट का भी उतना ही मास होगा। बस यहाँ पर हम सारा चीज रिप्रेजेंट ना करना पड़े, न्यूमेरिकल बनाने में आसानी हो जाए, इसीलिए बहुत बड़ा बॉडी होगा या छोटा बॉडी होगा तो जो भी उसका मास होगा उस मास को हम कौन सा मास कंज्यूम करेंगे, कौन सा मास एज्यूम करेंगे, पॉइंट मास एज्यूम करेंगे। ये जो पॉइंट मास एज्यूम करूंगा और जो बॉडी का रियल में मास होगा वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। भाई समझ पाए इस बात को। जैसे ये क्या हो जाए, कोई भी बॉडी है, मास m, नीचे की ओर फोर्स लग रही है, सेंटर की ओर अर्थ की mg,
तो इसका पॉइंट मास एज्यूम कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट वाली मास m। अब बताओ इस बॉडी का मास, इस मास में कोई चेंजेस होगा क्या, नहीं होगा, बस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए एज्यूम करेंगे ताकि आसान हो जाए रास्ता। तो ये बॉडी का मैं क्या बोल रहे, पॉइंट मास नीचे और क्या लग रहा है mg, समझ गए। ये क्या हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम का पहला पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिया ना, कर दिया। चलो इस तरह से ना मास चेंज नहीं होंगे, मैं पॉइंट बोल देने से पहले बता रहा हूं मैं। सेकंड पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है फ्री बॉडी डायग्राम में, सेकंड पॉइंट बहुत जरूरी है। देखो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, वी विल शो ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। देखो वर्ड क्या यूज हुआ, एक्टिंग ऑन द बॉडी। हमें सारे फोर्स को नहीं लेना है, फ्री बॉडी डायग्राम में हमें सारे फोर्स को नहीं लेना है, हमें ओनली केवल उन्हीं फोर्स को लेके चलना है एक्टिंग ऑन द बॉडी, यानी कि जो फोर्स बॉडी पर लग रहा है, जो फोर्स मास पर लग रहा है उसी फोर्स को लेके चलेंगे। बॉडी पर जितने भी फोर्स लग रहे होंगे, जैसे ये बॉडी है, बॉडी पर इधर से किसी ने फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, बॉडी पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं एक्टिंग ऑन द बॉडी, यानी कि बॉडी पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं ये सारे फोर्स को लेके चलेंगे। बॉडी जिस पर फोर्स लगा रही है उसको लेके चलेंगे क्या, बॉडी पर लगने वाले फोर्स लेंगे एक्टिंग ऑन द बॉडी। बॉडी किस पर फोर्स लगा रही है इसको लेके चलेंगे क्या, लिखा हूं मैं मास पर लगने वाले, यानी कि बॉडी पर लगने वाले फोर्स को कंसीडर करना है। बॉडी या मास या ऑब्जेक्ट, बॉडी ने या मास ने किस पर फोर्स लगाया इसको क्या करना है, नेगलेक्ट करना है। समझ पा रहे हो, फील लो। देखो ये डायग्राम हो गया, ये मास हो गया m, हो गया। नीचे की ओर क्या लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। किसने लगाया, इस सरफेस ने इस बॉडी पर क्या लगाया, सरफेस ने मास पर लगाया, यस और नो। फिर इस मास ने सरफेस पर लगाया, लगाया कि नहीं लगाया, क्योंकि एवरी एक्शन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन पेयर। अब समझो, अब फ्री बॉडी डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले तो हम जो भी मास है इसको क्या कर लेंगे, पॉइंट मास एज्यूम कर लेंगे। समझ पाए, क्या ये मास और ये मास चेंज हो गया क्या, इतनी बड़ी बॉडी छोटा सा पॉइंट मास, बिल्कुल चेंज नहीं, सेम रहेगा। सेकंड पॉइंट क्या बोला है, एक्टिंग ऑन द बॉडी, बॉडी पर यानी इस मास पर जितने भी फोर्स लगते हैं उन फोर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो इस बॉडी पर कितना फोर्स लगा, पहले तो इस बॉडी को के ऊपर नीचे की ओर फोर्स लगाना, सेंटर की ओर बॉडी पर लगाना। ये जैसे बॉडी को रखा, बॉडी की और नीचे की ओर कौन सा फोर्स लगा, mg लगा। अब उसके बाद इस सरफेस ने बॉडी पर लगाया, सरफेस ने इस मास m पर फोर्स लगाया ना, नॉर्मल फोर्स। किसने लगाया नॉर्मल फोर्स, सरफेस ने मास पर लगाया। किसने लगाया, ये वाला फोर्स यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा क्या, नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि ये फोर्स क्या है भाई, यहां पर देखो ये फोर्स क्या था, NMS, यानी कि मास ने सरफेस पर लगाया, ये m मास ने इस सरफेस पर लगाया। तो मास जिस पर फोर्स लगाएगा, मास जिस पर फोर्स लगाएगा उसको क्या करना है, नेग्लेक्ट। मास जिस भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा फ्री बॉडी डायग्राम में वहां पर रिप्रेजेंट नहीं करना है, हमें सिर्फ उन्हीं सारे फोर्स को लेना है जो मास पर लग रहे हैं। किस पर, एक्टिंग ऑन द बॉडी, जो बॉडी पर लग रहा है उसी फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। बॉडी किस पर फोर्स लगा रहा है इसको लेंगे क्या, नहीं लेंगे। तो यहां पर बॉडी यानी कि मास ने सरफेस पर लगाया, बॉडी जिस पर लगाएगा उसको फ्री बॉडी डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं करना है। क्लियर है बात, समझ गए। तो ये हो जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम। तीसरा पॉइंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस शुड बी मोस्ट ऑफ द टाइम ग्राउंड। अब देखो ये सारे चीज को मैं किसी न किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखूंगा ना, हो सकता है मैं चलते चलते देख लूं, दौड़ते दौड़ते देख लूं, या सुनो ये सारे सिस्टम को मैं ग्राउंड से ही तो देखूंगा ना, या सुनो। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ टाइम जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो मोस्ट ऑफ टाइम जो भी हमारा रेफरेंस होगा वो क्या होगा, ग्राउंड होगा।
यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम पढ़े थे ना चैप्टर के स्टार्टिंग में, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता था, न्यूटन का जो लॉ होता था उसमें वैलिड होता था, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं होता था। फिर भी न्यूटन के लॉ को वैलिड कराने के लिए उसमें हम लोग कंज्यूम करते थे, सूडो फोर्स लेते थे, फिक्टिशियस फोर्स लेते थे। जितने भी रोटेटिंग बॉडी होती, जैसे फैन हो गया, जितने भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है कि नहीं होता है। जैसे बस में अचानक बैठते हो, बस अचानक चलती है, पीछे की ओर झुक जाते हो, है ना। बस वाले भाई साहब जो थे ड्राइवर, वो तो बस पर फोर्स लगाया ना, लेकिन तुम पीछे की ओर क्यों गिर गए? तुम पर किसी ने फोर्स लगाया? नहीं लगाया। और न्यूटन भाई साहब क्या बोलता है कि फोर्स लगेगा तभी तुम्हारा मोशन चेंज होगा। मैं तो बस में मस्त बैठा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अचानक चला, बस ड्राइवर ने तो बस पर फोर्स लगाया और मैं पीछे की ओर गिरा ना, तो मेरे ऊपर किसी ने फोर्स लगाया क्या बाजू वाले ने मुझे धक्का दिया? नहीं दिया, किसी ने फोर्स नहीं लगाया, फिर भी मेरा मोशन हो गया। न्यूटन भाई साहब ऐसा बोला था क्या? फोर्स लगाने पर तुम्हारा मोशन चेंज होगा बोला था। अब न्यूटन का लॉ यहाँ पर लगा पाऊंगा कि भाई साहब बस में बैठा है, बस वाले भाई साहब ने बस पर फोर्स लगाया, वो बंदा पीछे की ओर गिर गया, पीछे की ओर उसको मोशन हो गया। अब उस भाई साहब पर किसी ने फोर्स नहीं लगाया, यानी बिना फोर्स लगे मोशन हो गया, तो न्यूटन का लॉ तो फेल हो जाएगा। नहीं, तो न्यूटन का लॉ को फेल हमको नहीं कराना है। उस भाई साहब पर कुछ फोर्स लगा, ये हमें एज्यूम करना पड़ता, उसको सूडो फोर्स बोलते थे, याद है? तो ये सीखे थे। तो ऐसा फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। जितने भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट होती हैं, रोटेटिंग फ्रेम, ये भी क्या होती हैं? नॉन इनर्शियल। हमारा जो अर्थ है ये भी तो रोटेटिंग है ना, तो ये भी कैसा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस, 99% केस, अर्थ को हम कौन सा फ्रेम मान के चलेंगे? इनर्शियल फ्रेम। क्योंकि अर्थ का जो स्पीड होता है रोटेटिंग, लगभग बोलते थे कि एक जैसी है जो वेलोसिटी है, तो वो इनर्शियल फ्रेम हम पर्टिकुलर डिस्कस कर चुके, आगे और डिस्कस करेंगे। तो बस फ्री बॉडी डायग्राम ये मान के चलना कि जो भी हम यहाँ पर देखेंगे, जो भी पूरा सिस्टम को, तो हम इनर्शियल फ्रेम से देखेंगे, यानी कि न्यूटन का लॉ को वैलिड हो गया होगा, ठीक है ना। हम अर्थ से देखेंगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखूंगा। इसको कहाँ देखूंगा मैं? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखूंगा, ठीक है। तो समझ गए ना हमें फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाने हैं। चलो मैं इंक्लाइन प्लेन ले रहा हूं ना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ये इंक्लाइन प्लेन हो गया। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? m है। सबसे पहली बात भाई, इस ऑब्जेक्ट का मास की वजह ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की ओर एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, इसका वेट है ना अर्थ की सेंटर की ओर करेगा। ऐसा नहीं कि mg इधर बना दिए तुम, समझे? अर्थ की सेंटर की ओर होगा कि नहीं होगा? होगा ना, अर्थ का सेंटर ऐसी होता है ना, अर्थ का सेंटर, ये अर्थ का सेंटर, यस और नो, ठीक है। अब क्या होगा, इस पर मास ने, इस सरफेस ने किस पर फोर्स लगाया? सरफेस, जो सरफेस है ये मास पर फोर्स लगाया। ये सरफेस किस पर फोर्स लगाया? मास पर। तो ये मास क्या करेगा? ये मास जो है नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, मास सरफेस पर लगा दिया, क्योंकि एवरी रिएक्शन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा है। ये वाला फोर्स मास पर लग रहा है और ये वाला फोर्स सरफेस पर लग रहा है, तो वो इक्वल जरूर है लेकिन अपोजिट, लेकिन कैंसल आउट नहीं करेंगे। न्यूटन का थर्ड लॉ में सीखेंगे। अब इसका क्या बनाना है हमें? फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में मास को क्या कंसीडर करना है हमें? पॉइंट मास कंसीडर कर लिया, यस तो नो। इसका वेट काम कर रहा है नीचे की ओर, mg फोर्स एक्ट कर रहा है अर्थ की सेंटर की ओर डायरेक्शन, हो गया। तो बॉडी पर लगने वाले फोर्स ही एज्यूम करना है। तो ये वाला जो फोर्स है बॉडी को खींच रही ना, बॉडी पर ही तो लग रही है ना, m मास पर लग रहा है ना। अच्छा, और बॉडी पर कौन सा फोर्स लग रहा है? मास पर, ये फोर्स लग रहा है। सरफेस ने मास पर लगाया तो मास पर ही तो फोर्स लग रहा है, यस और नो? ऐसा है कि नहीं है? नॉर्मल फोर्स सरफेस में किस पर लगाया? मास पर। तो ये फोर्स भी मास पर ही तो लगा है, ये फोर्स भी मास पर ही लगा है ना। लेकिन ये फोर्स मास ने सरफेस पर लगाया, किसने? तो हमें तो वही फोर्स कंसीडर करना है जो ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, यानी कि मास पर।
मास किस पर फोर्स लगा रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट किस पर फोर्स लगा रहा है, इसको कंसीडर नहीं करना फ्री बॉडी डायग्राम में। तो इसको मैं यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा क्या, नहीं करूंगा। तो ये हो गया हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहां पर मैं एक पुली लिया हूं जो फ्रिक्शन लेस है और मास लेस है, ठीक है ना। इस पुली वाला जो भी यहाँ पर सिस्टम है इसका हमें क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इसका, ठीक है ना। तो देखते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले मैं यहीं पर शो कर लेता हूँ। देखो ये हमारे पास क्या है, देखो इधर बना रहा हूँ ना मैं लेफ्ट साइड, ये स्ट्रिंग 1 है, ये भी स्ट्रिंग 1 है, दोनों रस्सियाँ सेम है, ये रस्सी हमारे पास डिफरेंट है। तो देखो सबसे पहले इसका वेट काम करेगा नीचे की ओर m1g, इसका वेट नीचे की ओर एक्ट करेगा m2g। यहाँ से बैठ के तुम्हें पिचकारी चला देने थे, याद है क्या लगते थे, टेंशन 1। यहाँ पर बैठ के पिचकारी चला दो अवे फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट से दूर जाते हुए, ये भी टेंशन 1 होता। फ्री बॉडी डायग्राम इस पार्ट का बना रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट, मास कितना है m1, ऑब्जेक्ट का मास, पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट मास, इसका वेट किधर एक्ट कर नीचे की ओर mg, यस और नो। और इस मास को कौन खींच रहा है ऊपर की ओर, टेंशन 1 T1। तो ऑब्जेक्ट पर कितने फोर्स लग रहा है, नीचे को एक mg खींच रहा है और ऊपर की ओर टेंशन 1 खींच रहा है। बोलो भैया आपने तो ये भी बताया था क्या, यहां से ऐसे लगा दो पिचकारी चला दो T1, या सुनो। तो ये फोर्स कौन लगा रहा है, मास खींच रहा है, तभी तो इधर आ रहा है ना। ये T1 का डायरेक्शन इधर है, इसको मास खींच रहा है, और मास जिसको खींचेगा, मास जिस पर फोर्स लगा है उसको कंसीडर करना है क्या, नहीं। ये क्यों कंसीडर किया, क्योंकि मास को नीचे की ओर खींच रहा है। और ये क्यों कंसीडर किया, क्योंकि मास को ऊपर की ओर खींच रहा है। तो ये दोनों फोर्स किस पर लग रहे हैं, m1 पर। इस पार्ट का भी सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास पॉइंट मास कंसीडर कर लिए। नीचे की ओर कौन लग रहा है यहाँ पर, m2g, यस और नो। और ऊपर की ओर mt को कौन खींचेगा, T1, टेंशन सेम है ना, T1 खींचेगा। ये वाला टेंशन 2 लूंगा क्या मैं, टेंशन 1 नहीं लेंगे, क्योंकि ये टेंशन 1 क्या, मास इसको खींच रहा है, इसका मतलब मास इस पर फोर्स लगा रहा है, और मास जिस पर फोर्स लगाएगा उसको एज्यूम करना है क्या, नहीं करना। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम है, इससे रिलेटेड प्यारा न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम पर्टिकुलर न्यूटन के फर्स्ट लॉ के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम वहाँ पर बनाएंगे, और टेंशन जितने भी देखे थे यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम में सबका वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।